नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे जो बहुत ही प्रसिद्ध और पॉपुलर है प्राणायाम उसकी बात करेंगे। वो है दोस्तों कपालभाति। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि कपालभाति हमें कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा उसके लाभ और उसकी जो भी हानियाँ होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कपालभाति शब्द के बारे में। कपालभाति जो शब्द है वो शब्द संस्कृत शब्द से निकला हुआ शब्द है। तो कपाल का मतलब होता है हमारे जो शेर से ये आगे का भाग होता है उसका मतलब होता है, और भाति का मतलब होता है प्रदीप्तीय प्रकाशमान। तो कपालभाति जो प्राणायाम होता है वो करता क्या है कि हमारे जो शीर्ष का अग्रभाग होता है उसको उसकी सफाई करता है। और दोस्तों ये कपालभाति षटकर्म में भी आता है। षटकर्म में क्या होता है, इसे वातकर्म वहाँ पे कहा गया है शुद्धि के लिए। जब हम षटकर्म करते हैं, षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं, उनमें भी कपालभाति आता है। जो हम शुद्धि में क्या करते हैं कि वहाँ पे वातकर्म के नाम से हम कपालभाति को जानते हैं। उसके बाद शीतकर्म होता है और व्युत्कर्म होता है, तो वो सब अलग है। लेकिन कपालभाति केवल प्राण के लिए, प्राण वायु के लिए, वो हम नासिका से जल लेते हैं उनमें शीतकर्म, और जो व्युत्कर्म होता है उन नासिका से जल लेते हैं एक बार, फिर दूसरे मुंह से जल लेके नासिका से छोड़ते हैं। जब कपालभाति को करते हैं तो जैसे हम भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका में और कपालभाति में थोड़ा ही अंतर है। भस्त्रिका में हम क्या करते हैं कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हमें लेते टाइम भी और श्वास को छोड़ते टाइम भी थोड़ा हल्का वहाँ पे प्रेशर देना पड़ता है। लेकिन कपालभाति में क्या होता है कि जब हम श्वास लेते हैं अंदर तो हमें श्वास स्वतंत्रता के साथ लेना होता है, कि जिससे कि हमें ज़्यादा जोर लगा के श्वास अंदर नहीं लेना होता। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं कपालभाति में तो हम अपने जो उदर होता है, हमारा पेट होता है, पेट की हमें सारी नस जो नाड़ियाँ होती हैं पेट को सिकोड़ करके तब हमें श्वास को अंदर छोड़ना होता है। तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमें जो इसमें फेफड़ों की भी शुद्धि उसी तरह होता है जिसी तरह भस्त्रिका फेफड़ों की शुद्धि करता है। तो आप इसमें तब भी श्वास लें। श्वास आपने जैसे नासिका से श्वास अंदर लिया, उसके बाद आपने उदर में श्वास को पुचाया, सीधा उदर में पुचाने के बाद फिर आप जब उदर में श्वास पुचाओगे तो श्वास उदर को अपने को सिमेट करके फिर श्वास को बाहर छोड़ना है। तो इसको आप विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें। और अपने मूलबंध वगैरह का उसमें जब आप श्वास को बाहर छोड़े तो आप मूलबंध का भी वहाँ पर और उड्डयन बंध का भी उपयोग कर सकते हो। जब आपने श्वास लिया तो आप शिथिल छोड़ सकते हो अपने मूलबंध और उड्डयन बंध को। फिर आप बिल्कुल अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ करके तब आप करें। आप सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह व्यवस्थित अपने घुटनों पे रख लेंगे और अपनी कमर को ऐसे ताने नहीं, बिल्कुल इस तरह आप अपने सीने को और कमर को रखें और अपनी गर्दन को हल्की सी ऐसे सीधी रखें। उसके बाद आपकी आंखें कोमलता से बंद हो और तब आप इसका अभ्यास करें। तो आपको इस बात का ध्यान हो कि आप ज़्यादा अपने इस तरह जो अपने कंधे हैं उनको ज़्यादा आगे ना हुआ इस तरह, और अपने शरीर को बार बार ऐसे नहीं हिलाए करते टाइम, और बिल्कुल व्यवस्थित होकर के आप इसको करें जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं उनके लिए बताऊंगा जो व्यक्ति मतलब नए करने वाले हैं, या जिनको अस्थमा है, जिनको सांस फूलती है या दम्मा है, वो व्यक्ति इस तरह का मैं जो आपको बताऊंगा वो इस तरह शुरुआत करें जैसे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह व्यवस्थित बैठना है, और आपको जब आप शुरुआत करें तो कम से कम आपको 10 श्वास, जैसे पूरक और रेचक, आपको इस तरह 10 श्वास लेने हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब आप पूरक लें तो आपको श्वास स्वतंत्रता से आराम मतलब स्वतंत्रता से लेनी है। और जब आप रेचक करें तो रेचक करते समय आप अपने उदर को अंदर खींच के सारे मतलब अपनी पेशियों को अंदर खींच के उदर की, तब आपको श्वास बाहर फेंकना है। तो इस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ। और आपके जो आँख आपकी कोमलता से बंद हो, आपकी हथेलियाँ रखी हो अपने घुटनों पर, श्वास आपने अंदर भरा, दोस्तों इसी तरह जिनको अस्थमा हो या जिनको सांस फूलती हो, जिनको इस तरह की, और जो नए करने वाले हो, जो नया करने वाले हो, वो इसी तरह इस प्राणायाम का अभ्यास करें। कम से कम आपको
स्टार्टिंग में इसके 10 श्वास पर श्वास लेने हैं, आराम आराम से बढ़े। जब आपको ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाए करने की, या आपकी जब मांसपेशियाँ जो पेट की उधर की जितने भी मांसपेशियाँ है वो जब आपकी मतलब एक तरह से पक जाएगी या टाइट हो जाएगी, तब आपको करना क्या है कि जल्दी जल्दी इसका अभ्यास करना है। मान लो आप स्टार्टिंग में आपने किया, मान लो 1 महीना आपने किया, 10 या 20 श्वास पर श्वास लिए, इस तरह के आपके, तो आप जब इस तरह के लोगे, डेली लोगे, तो डेली क्या होगा कि आपके उधर की जो मांसपेशियाँ जो अभी हल्की है, आप तेज़ नहीं कर सकते, जब वो टाइट हो जाएगी तब आप इसको बहुत तेज़ी से भी कर सकते हो। इतना तेज़ी से भी ना करें कि जिससे कि आपको ब्लड प्रेशर वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको क्या करता है, जिनको लो की प्रॉब्लम हो, इससे ब्लड प्रेशर लो के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप इसके आराम आराम से स्टॉप करें, आराम आराम से श्वास लें और उधर को समेट करके तब आप श्वास को छोड़ें, तब आप इसको करें। दोस्तों, यदि हम कपालभाति के क्रम की बात करें तो हमें क्रम में सबसे पहले आसन करने होंगे, उसके बाद हमें नीति करनी होगी, जैसे कि जल नीति या फिर सूत्र नीति होती है या प्लास्टिक की नीति आती है, उसको करें। उसके बाद हम कपालभाति का अभ्यास करें। तो इस तरह के क्रम के साथ, और वो व्यक्ति इसको माता बहनें ना करें जिनकी हार्ट की सर्जरी वगैरह, जिनको मिर्गी का प्रॉब्लम हो, या फिर जो गैस्ट्रिक अल्सर और हार्निया वगैरह, इस तरह की हार्निया मतलब जो आंतें उतर जाती हैं, इस तरह की जिनको प्रॉब्लम हो वो इसको ना करें, और करें तो किसी योगाचार्य के सानिध्य में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, ये प्राणायाम जिस तरह भस्त्री का प्राणायाम भी हमारे लिए उपयोगी होता है फेफड़ों के लिए और हमारे उदर के लिए, उसी तरह जो हमारा प्राणायाम है कपालभाति, ये भी हमारे उदर के लिए और फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि दम्मा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की जो यक्ष्मा वगैरह जो बीमारी होती है, टीबी वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास है वो। लेकिन वो स्टार्टिंग क्या करेंगे कि वो आराम आराम से ही करें, जिससे कि उनकी श्वास ना फूले, इस बात का वो विशेष ध्यान रखें। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे जो कपाल की सारी शुद्धि करता है, मतलब कपाल को एक तरह से हमारे शुद्धि करता है, और हमारे जो विजातीय तत्व होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। या जिनकी जठराग्नि मंद हो गई हो, उनके लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। कपालभाति का यदि वो रोज़ अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यदि इसका अभ्यास करने से क्या होता है कि जिनकी बुद्धि मंद हो, जिन बच्चों को याद किया हुआ याद नहीं होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये होता क्या है कि जब आप इस कपालभाति को करते रहे, ज़्यादा अभ्यास, जैसे मान लो अपने इसके करा, तो होता क्या है कि आपको चक्कर आने लगेंगे, या फिर आपको ऐसा होगा कि मितली होना, उल्टी का मन होना। तो आपको बिल्कुल शांत एकदम अपनी आंखें बंद करके इस तरह बैठ जाना है और शून्य में अपने भूमध्य में ध्यान लगाना है। मतलब आपको बिल्कुल अपने इस मस्तिष्क के अग्रभाग में ध्यान लगा करके, जब आपको चक्कर का ऐसा लगे कि मुझे अब चक्कर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल रुक जाए, इसको आगे ना करें, तब आपकी स्थिति अच्छी आ जाए। फिर उसके बाद आप दोबारा इसको शुरू कर सकते हैं इसी पोजीशन में बैठ के थोड़ी देर। उसके बाद आप 20 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, उसके बाद आप इसको दोबारा शुरू कर सकते हो कपालभाति को। तो आप तब भी करें, कम से कम आप 10 रेचक और पूरक से आप इसको शुरुआत करें कपालभाति को, और आप ऐसे कम से कम 5 अभ्यास कर सकते हो। मतलब 10 रेचक और पूरक, श्वास आपने निकाला बाहर और फिर श्वास लिया, तो इस तरह का आपका एक चक्र हुआ। आपको कम से कम ऐसे जब आप 10 चक्र करोगे तो आप इस तरह के 10-10 के जोड़े आप 5 चक्र ऐसे कर सकते हो। शुरुआत में आप 3 चक्र से स्टार्ट कर सकते हो, और जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप इसकी हल्की सी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। तब आप इसको निरंतर इसका अभ्यास करोगे कपालभाति का, तो आप इसके फ़ायदे उठाओगे और फ़ायदे आपको दिखेंगे। दोस्तों, नमस्ते।